हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहानियाँ अजब गजब। तो फिर से ले आया हूँ फ्रेंड्स आपके लिए एक नई और यूनिक स्टोरी। और इस स्टोरी का नाम है द एडवेंचर ऑफ द कार्डबोर्ड बॉक्स। एंड अगेन फ्रेंड्स, ये शर्लक होम्स सीरीज़ की एक और कहानी है और इसे लिखा गया है सर आर्थर कोनन डॉयल के द्वारा। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द एडवेंचर ऑफ द कार्डबोर्ड बॉक्स। मास्टर डिटेक्टिव शर्लक होम्स, जिनकी निगाहें टेबल पर पड़े उस न्यूज़पेपर पर थीं जिसे भी पढ़ने के लिए खोला भी नहीं गया था, वो डॉक्टर वॉटसन की बातों को सुनकर केवल हौले से मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि डॉक्टर वॉटसन वहाँ के मौसम की बहुत बुराई कर रहे थे और जैसे इन बातों का होम्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वह जानते थे कि वो एक डिटेक्टिव हैं। किसी भी परिस्थिति में बौखलाना या उत्तेजित होना उनकी प्रकृति में शामिल नहीं था और मौसम के उतार चढ़ाव भी ऐसी ही परिस्थितियों में शामिल थे। तुम भूल रहे हो कि इस जगह के कारण ही आज हम दोस्त हैं। जिस जगह ने मुझे तुम जैसा और तुम्हें मुझ जैसा दोस्त दिया, उस जगह को कोसने के बजाय तुम्हें उससे प्यार करना चाहिए। मैं तुम्हारी तरह गर्म मौसम का प्रेमी नहीं हूँ मिस्टर शर्लक होम्स। वैसे मैं इस जगह को कोस नहीं रहा था, बल्कि क्रियोडॉन जैसी कूल जगह में रहने वालों के बारे में सोच रहा था। वहाँ के लोगों का मिजाज भी कूल और कितना फ्रेंडली होता है। ओह, तो ये बात है। तो फिर क्यों ना तुम्हें तुम्हारी सोचों की उसी कुल दुनिया में ले जाया जाए, और वो भी तुरंत। डॉक्टर वॉटसन ने तुरंत निगाहें घुमाकर शर्लक होम्स की तरफ देखा और उन्हें घूरते हुए कहा, आप जासूस हैं मिस्टर शर्लक होम्स, कोई जादूगर नहीं कि छड़ी घुमाई और हम पहुंच गए क्रियोडॉन में। हाँ, जासूस हूँ, इसलिए तो कह रहा हूँ। देखो, पढ़ो इस न्यूज़ को। शर्लक होम्स ने अखबार की एक न्यूज़ पर उंगली रखते हुए कहा और उसे डॉक्टर वॉटसन की तरफ सरका दिया। डॉक्टर वॉटसन की निगाहें उस समाचार पर जाकर ठिठक गईं। वहाँ सचमुच एक थ्रिलिंग और जिस्म को सहरा देने वाली न्यूज़ छपी हुई थी। न्यूज़ के मुताबिक क्रेडॉन के क्रॉस स्ट्रीट में रहने वाली मिस सूजन नाम की एक औरत को दोपहर 2 बजे के आसपास की डाक से एक पार्सल मिला था। मिस सूजन ने जब पार्सल को खोला तो उसमें उसे गत्ते का एक डिब्बा दिखाई पड़ा। गत्ते के उस डब्बे को खोलने पर मिस सूजन के होश उड़ गए, क्योंकि वो बॉक्स नमक से भरा हुआ था और उसके ऊपर बड़े ही विविध तरीके से किसी इंसान के 2 कटे हुए कान रखे थे। सफ़ेद नमक पर जमे हुए खून के लाल धब्बों के बीच रखे हुए वो 2 कटे कान किसी का भी कलेजा हिला देने के लिए काफ़ी थे। उन्हें देखकर मिस सूजन की टांगें कांप गई थीं। दिल जोर से बजने लगा था, धड़कनें बढ़ गई थीं। उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल किया। इंस्पेक्टर लेस्ट्रेट के नेतृत्व में तुरंत पुलिस की टीम वहाँ पहुँच गई। जांच में उन्होंने पाया कि पार्सल को बेलफास्ट के डाकघर से भेजा गया था। मिस सूजन को मेडिकल के उन 3 छात्रों पर शक था जो उनके घर पर पिछले दिनों किराएदार के रूप में रहे थे। मिस सूजन उनसे किसी बात पर नाराज़ हो गई थी, जिसके कारण उन्होंने उनको अपने घर से निकाल दिया था। उन्हें लगा कि शायद इसी कारण उन्होंने उसे परेशान करने के लिए या डराने के लिए ऐसी गिरी हुई व खौफनाक हरकत की है। उनके मुताबिक मेडिकल के छात्र होने के कारण ऐसा करना उनके लिए ज़्यादा आसान और सुविधापूर्ण था। हो सकता है प्रयोगों या ऑटोप्सी के लिए उन्हें मिले किसी शव के कान उन्होंने काट लिए हों। मिस सूजन के मुताबिक उनमें से एक छात्र बेलफास्ट का ही रहने वाला था। डॉक्टर वॉटसन ने पूरी न्यूज़ पढ़ने के बाद जैसे ही शर्लक होम्स की तरफ देखा कि शर्लक ने एक कागज़ का पुर्जा उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये क्या है? टेलीग्राम माय डियर, इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड ने हमें वहाँ बुलाया है और इस केस की छानबीन के लिए हमारी मदद मांगी है। तो माय डियर फ्रेंड डॉक्टर वॉटसन, चलने के लिए तैयार हो जाओ। अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। भीषण गर्मी झेलते डॉक्टर वॉटसन को तो जैसे मन मांगी कुल मुराद मिल गई थी। उन्होंने तुरंत ठंडक की ताजगी का एहसास हुआ। वाकई सपने के सच होने जैसा ही था। अगले दिन ट्रेन से क्रियोडॉन की ओर कूच करने से पूर्व शर्लक होम्स ने इंस्पेक्टर लेस्ट्रेट को एक टेलीग्राम द्वारा अपने डॉक्टर वॉटसन के आने की सूचना भेजी। उस समय वहाँ हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। जब उनके कदमों ने अपनी मंजिल के स्टेशन को छुआ, मौसम गुलाबी था, लेकिन शर्लक जानते थे कि वे वहाँ मौसम का मज़ा लेने या घूमने नहीं आए हैं। डॉक्टर वॉटसन ज़रूर ठंडा ठंडा कूल देखकर खुश दिखाई पड़े। वहाँ उन्होंने एक अच्छे होटल में रूम लिया। अपना सामान वहाँ छोड़ने के बाद वे शीघ्र ही क्रॉस स्ट्रीट की तरफ निकल गए। शर्लक को केस निपटाने की कभी भी बेसब्री नहीं रहती थी, लेकिन गुनाह से वो भी नफरत करते थे। उनकी कोशिश रहती थी कि गुनाहगार को जल्द ही उसके अंजाम तक पहुंचा दें, क्योंकि जो उस गुनाह का भुगतभोगी होता है वो अपराधी के बच जाने से सबसे ज़्यादा पीड़ित होता है। उसे दोहरी मार पड़ती है। अपराध को झेलने के अलावा अपराधी के बच निकलने की प्रताड़ना भी उसे झेलनी पड़ती है। वहाँ पहुंचकर उन्होंने इंस्पेक्टर लेस्ट्रेट को अपना इंतज़ार करते पाया। लेस्ट्रेट ने पूरी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया।
शेरलॉक होम्स को वहां देखते ही उनके चेहरे पर आत्मविश्वास से भरी एक अनोखी चमक आ गई। वो शेरलॉक होम्स के बारे में जानते थे। वो जानते थे कि शेरलॉक के सामने कोई भी केस अपनी जटिलताएं खो देता था। उनके सामने जटिल से जटिल और ट्रिकी केस भी अपनी चालें भूलने लगते थे। चालाक से चालाक अपराधी भी अपराध करते समय चूक या भूल कर देते हैं। कैसी भी चालाकी हो, शेरलॉक की निगाहें उस चूक या गलती को पकड़ने की चूक कभी नहीं करती थी। शेरलॉक उन चूकों, भूलों और क्लूज को पकड़ते हुए असली अपराधी तक ऐसे पहुंचता था जैसे कोई सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। शेरलॉक की मौजूदगी में लेस्ट्रेड को पक्का उम्मीद हो चली थी कि अब ये केस बहुत जल्दी क्रैक होगा। इंस्पेक्टर उन्हें मिस सूजन के पास ले गए। मिस सूजन की उम्र 50 के आसपास थी। वह बेहद परेशान और नर्वस थी। उनकी परेशानी भी जायज़ थी। वो अभी तक उस रहस्य को नहीं समझ पाई थी कि किसी ने उनके साथ ऐसी विभिन्न और घिनौनी हरकत क्यों की थी। उन्होंने प्रश्नपूर्ण निगाहों के साथ उन दोनों की तरफ देखा तो इंस्पेक्टर ने उनका परिचय उन्हें दिया और फिर उन्हें उस पार्सल तक ले गया। गत्ते के उस डब्बे को खोला गया। शेरलॉक की बाज जैसी निगाहें जैसे उस बॉक्स पर ही जा चिपकी। उसकी तीक्ष्ण निगाहें बॉक्स का मुआयना करने लगीं। ऐसे पलों में जैसे उनकी आंखें मैग्नीफाइंग ग्लास में बदल जाती थीं। सूक्ष्म सबूतों का चुपना भी उस समय नामुमकिन होता था। शेरलॉक ने देखा कि वो एक आयताकार गत्ते का आधे पाउंड वजन का डिब्बा था। होम्स ने देखा कि डिब्बा नमक से पूरा भरा हुआ था। इस बारे में वह लोग न्यूज़पेपर में भी पढ़ चुके थे। शेरलॉक ने एक ब्रश की मदद से उसमें भरे नमक को एक तरफ किया और एक चिमटे की मदद से उसमें पड़े 2 कटे कानों को बॉक्स से बाहर निकाला। शेरलॉक ने बहुत करीबी के साथ उन कानों का निरीक्षण किया। फिर उसने लेस्ट्रेड को बताया कि दोनों कान एक ही इंसान के ना होकर 2 अलग अलग लोगों के हैं। इंस्पेक्टर चौंक गए। अरे, इस बात की तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं गया। इन्वेस्टिगेशन के समय अक्सर ऐसा हो सकता है, और यदि ऐसा होता है तो ऐसी ही चूकें पुलिस और जासूसों को मुख्य अपराधी से हमेशा के लिए दूर कर देती हैं। क्राइम सीन पर मिला एक छोटा सा बाल भी पुख्ता सबूत हो सकता है। शेरलॉक ने लेस्ट्रेड की बात पर अधिक तवज्जो न देते हुए आगे कहा, मेरे कहने का मतलब है कि इनमें से एक कान एक स्त्री का है और दूसरा एक पुरुष का। देखो, एक कान में छेद है, एक स्त्री का कान है, यह अवश्य ईयरिंग भी पहनती है। दूसरा कान जिस पुरुष का है वो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में रहा है, क्योंकि कान सूर्य के ताप के असर से काला पड़ चुका है। अक्सर स्त्रियां इतने अधिक समय तक सूरज के एक्सपोजर में नहीं रहती हैं। दूसरे पार्सल को एक विशेष तरीके से बांधा गया है। ऐसा तरीका अक्सर आम लोग इस्तेमाल नहीं करते। इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। इस विशेष गांठ को भी मैं इसलिए देख सका क्योंकि मिस सूजन ने इस गांठ को खोलने के बजाय इसे काट कर खोला, वरना शायद गांठ डिस्टर्ब हो जाती और मैं इस क्लू को नहीं देख पाता। फिलहाल इससे ज़्यादा अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। अभी मैं किसी नतीजे पर पहुंचने की जल्दी में नहीं हूँ। सभी सबूतों को इकट्ठा करने के बाद ही मैं किसी नतीजे पर पहुंच पाऊंगा, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यह बहुत जल्द होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने मेडिकल के उन तीनों स्टूडेंट्स की जांच के लिए अपने 2 आदमियों को उनके पास भेजा है। लेस्ट्रेड ने शेरलॉक होम्स को ऐसे बताया कि जैसे वो भी इस मामले में चुप नहीं बैठा है और उसकी इन्वेस्टिगेशन भी चालू है। उसके इस कथन पर शेरलॉक ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। लेस्ट्रेड उसके देखने के अंदाज से समझ गया कि उसने ज़रूर कुछ गलत कर दिया है, जबकि शेरलॉक अपना सिर हिलाते हुए बोला, यदि तुम ये समझ रहे हो कि ये काम उन स्टूडेंट्स का है तो ये विचार अपने दिलो दिमाग से निकाल दो, क्योंकि अगर वे ऐसा करते तो कभी भी नमक का इस्तेमाल नहीं करते। अब भला ऐसा क्यों? लेस्ट्रेड ने प्रश्नपूर्ण निगाहों से शेरलॉक की तरफ देखा। क्योंकि ज़्यादातर मेडिकल स्टूडेंट्स अपने कॉलेज के हॉस्टल्स में ही रहते हैं। लैब में उन्हें ढेर सारे नमक के स्थान पर कार्बोलिक या स्प्रेट आसानी से अवेलेबल होती है, ना कि नमक। इसके अलावा इस पार्सल पर लिखी गई अव्यवस्थित सी हैंडराइटिंग को ध्यान से देखो। मेडिकल के किसी स्टूडेंट्स की राइटिंग इतनी ख़राब नहीं हो सकती। ये किसी कम पढ़े लिखे व्यक्ति का काम है। लेस्ट्रेड उसकी तरफ आंखें फाड़े देख रहा था और निश्चित ही सोच रहा था, उफ, ये आदमी है या भूत? हमने तो सिर्फ कान ही देखे, इसने तो कान के सारे बाल, यानी कि इसने इन्वेस्टिगेशन की सारी हदें पार कर दी। शेरलॉक ने आगे कहा, ओ माय डियर, क्राइम सीन में जो दिखता है वो अक्सर हकीकत नहीं होता। अभी और भी बहुत कुछ हो सकता है। हो सकता है कि इन दोनों व्यक्तियों का खून करके इनके कान काटे गए हों। अभी हम सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं। देखें आगे क्या क्या होता है। फ़िलहाल तो इन कानों को जैसे का तैसा प्रिजर्व करवा दो ताकि ये ख़राब ना हो। ये कहते हुए शेरलॉक होम्स हवा के झोंके के समान उस तरफ बढ़ गया जिधर मिस सूजन उनकी प्रतीक्षा में थी। डॉक्टर वॉटसन उनके पीछे थे, जबकि इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड वापस पुलिस स्टेशन लौट गए। शेरलॉक सदे हुए कदमों के साथ चलते हुए बरामदे के पार उनके कमरे तक जाने लगे, यानी कि उनके लिविंग रूम में पहुंच गए।
वहाँ मिस सूजन को बड़ी बेसब्री के साथ उन्होंने अपना इंतज़ार करते हुए पाया। वो ये जानने को बेताब थी कि शेरलॉक होम्स उस पार्सल को भेजने वाले का कोई क्लू खोज पाए या नहीं। उस पार्सल के कारण उनकी नींद हराम थी, उनकी टेंशन तेज़ हो जाती थी और टेंशन के कारण उनके होठ जैसे मुस्कुराना भूल चुके थे। उनकी भूख प्यास सब डिस्टर्ब थी। शेरलॉक होम्स ने कमरे की हर स्थिति को, हर चीज़ को, दीवारों को, पेंटिंग्स को, तस्वीरों को और फिर मिस सूजन को भी बड़ी ही पैनी निगाहों से देखा। दोनों उसके सामने सोफे पर जा बैठे। उनके बैठने का अंदाज पुलिस से थोड़ा भिन्न था। उनके अंदाज में आत्मविश्वास था, लेकिन निगाहें जिस प्रकार से उन्हें घूर रही थीं, उससे मिस सूजन को घबराहट हो जाना नॉर्मल ही थी। हालांकि ऐसा करने का शेरलॉक का कोई इरादा नहीं था। अपने काम की प्रकृति के कारण शेरलॉक केवल उसके भावों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। ऐसा अक्सर होता था कि कई बार शातिर अपराधी सामान्य भावों के साथ उनसे मिलते थे और आखिर में वही अपराधी भी सिद्ध होते थे। शेरलॉक की आंखें तीर की तरह चीर कर ऐसे शातिर अपराधियों के चेहरे पर ना प्रकट होते असली भाव तक पहुंचने की कोशिश करती थी। कई बार उनकी ऐसी हरकत ही अपराधी को बौखलाने के लिए काफ़ी होती थी। तो मिस सूजन, आपकी 2 बहनें हैं। शेरलॉक ने एकदम से आशा के विपरीत ही सवाल किया, जबकि मिस सूजन को लगा था कि शेरलॉक कटे कान वाले पार्सल के बारे में कुछ बोलेंगे। हाँ हाँ, सारा और मैरी। मिस सूजन ने स्वीकृति में सिर हिलाते हुए तुरंत मेंटल पीस पर रखे एक ग्रुप फोटो की तरफ देखा, फिर धीमे से बोली, हम 3 बहनों में मैं सबसे बड़ी हूँ, लेकिन इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड कह रहे थे कि आप डिटेक्टिव हैं। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि यहाँ डिटेक्टिव की क्या ज़रूरत है। ये केस तो एकदम से ओपन है। ये हरकत उन्हीं लड़कों की है, उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करते? शेरलॉक ने एक दूसरी फ़ोटो की तरफ देखते हुए पूछा, आपकी छोटी बहन मैरी का ये फ़ोटोग्राफ ये लिवरपूल में लिया गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि इस तस्वीर में उसके साथ नेवी के स्टुअर्ट की वर्दी में ये जो आदमी है, क्या वो उसका हस्बैंड है? नहीं मिस्टर शेरलॉक, ये मैरी का शादी के पहले का फ़ोटो है। इसकी शादी मिस्टर ब्राउनो से हुई थी और तस्वीर में जो इसके साथ है वो पहले इसका बेस्ट फ्रेंड फेयरबैर्न था। संयोग से ब्राउनर भी एक नाविक है। वह मेरे नाम के एक शिप में काम करता है, लेकिन इन सब बातों का उस पार्सल से क्या रिलेशन है? मिस सूजन, आपके सीने में दिल धड़कता है? मतलब? पहले आप मेरे सवाल का जवाब दें। आपके सीने में दिल धड़कता है या नहीं? ऑफकोर्स धड़क रहा है, तभी तो मैं जिंदा हूँ। डॉक्टर वॉटसन, क्या आप उस धड़कन को देख पा रहे हैं? शेरलॉक ने मुस्कुरा कर डॉक्टर वॉटसन की तरफ देखा। डॉक्टर वॉटसन ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। वास्तव में डॉक्टर वॉटसन जानते थे कि उन्हें कोई जवाब देना भी नहीं था। ये कैसा फिजूल का सवाल है? कोई किसी की धड़कन को कैसे देख सकता है? मिस सूजन ने अजीब सी निगाहों से शेरलॉक की तरफ देखा। घटनास्थल या अपराध से जुड़े हर व्यक्ति के आसपास ऐसे कई छुपे हुए राज होते हैं जो कई बार उस केस की धड़कन होते हैं। दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन उनका गहरा संबंध केस से होता है। जैसा आप उन धड़कनों के कारण जिंदा हैं, वैसे ही वो केस भी उनके कारण तब तक जिंदा रहता है जब तक कोई उन धड़कनों को महसूस नहीं कर लेता। धड़कनों को महसूस करने के लिए केवल यही देखना काफ़ी होता है कि व्यक्ति जिंदा है। जैसा कि आपने भी कहा मिस सूजन कि ऑफकोर्स दिल आपका धड़क रहा है, तभी तो मैं जिंदा हूँ। मैं जानता हूँ कि केस अभी सॉल्व नहीं हुआ है, इसलिए केस की धड़कनों को महसूस करके इस घटना के जिम्मेदार व्यक्ति तक पहुँचने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। शेरलॉक सहसा उठ खड़ा हुआ और सूजन के पीछे पहुंचकर उसके कानों की तरफ बार बार नीचे झुकते हुए बारीकी से कुछ देखने की कोशिश करने लगा। उसका ये अंदाज किसी के भी दिमाग को चकरा देने वाला था। ये समझना आसान नहीं था कि वो सूजन के कानों के नीचे क्या देखने की कोशिश कर रहा है। शेरलॉक की बातें शेरलॉक ही जाने। शेरलॉक की आंखें जो देखती हैं, शेरलॉक का दिमाग जो सोचता है या जानता है, उसे वह खुद ही समझ सकता था। उसकी ऐसी हरकतें ही उसे जीनियस बनाती थीं, क्योंकि उनमें एक अर्थ छुपा होता था, एक गहरा राज। सूजन का ध्यान सामने की तरफ था। वो उसकी इस हरकत को नहीं देख पाई थी। शेरलॉक ने वापस आकर बैठते हुए आगे कहा, अब आप मुझे ये बताएं कि आप अपनी इस बहन मैरी से पिछली बार कब मिली थी? मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बताती हूँ कि हम अक्सर एक दूसरे के यहाँ आया जाया करते हैं और अभी कुछ समय पहले ही सारा मैरी के घर गई थी उनसे मिलने। वो वहाँ लगभग 1 सप्ताह रुक कर अपनी छुट्टियाँ बिताकर लौटने वाली थी, लेकिन वो बहुत जल्दी वहाँ से लौट आई। इसका कारण ब्राउनर था। उसे पीने की लत थी। अल्कोहल लेने के बाद वो अक्सर होश खो देता था। शायद मैरी और ब्राउनर के बीच कुछ ऐसा हुआ था जो सारा को पसंद नहीं आया था। ओके मिस सूजन, अचानक ही शेरलॉक उठ खड़े होते हुए बोला, मुझे आपकी दोनों बहनों से भी मिलना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनसे मेरी मुलाकात हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्ध होगी।
शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन ने वहाँ से विदा ली। रास्ते में टेलीग्राफ ऑफिस में रुककर शेरलॉक ने अपने एक डिटेक्टिव दोस्त एल्गर को एक टेलीग्राम दिया जो लिवरपूल में ही रहता था। उसने उसे मैरी और मिस्टर ब्राउनर का पूरा पता देते हुए उनकी प्रत्येक एक्टिविटीज़ पर नज़र रखने को कहा। खुद वे दोनों एक घोड़ा गाड़ी द्वारा न्यू स्ट्रीट की तरफ चल पड़े। न्यू स्ट्रीट वेलिंगटन में थी जहां सारा रहती थी, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें सारा के बीमार होने का पता चला। उन्हें ब्रेन फीवर हुआ था। उनके डॉक्टर ने सख्त व तल्ख स्वर में दरवाजे पर यही जानकारी दी और उन्हें कुछ दिन बाद आने की सलाह देते हुए उन्हें जाने को कहा। शेरलॉक ने भी उनसे मिलने की कोई जिद नहीं की थी, या शायद उन्होंने ज़रूरत ही नहीं समझी। शायद जो कुछ वे जानते थे वो उससे बिना मिले ही जान चुके थे। शेरलॉक होम्स कब, क्या और क्यों सोच रहे हैं, कोई भला क्या जाने। वैसे भी एक बीमार को वह क्यों डिस्टर्ब करना चाहेंगे। उन्होंने डॉक्टर की सलाह पर सहमति में सिर हिलाया और जाने के लिए पलट गए। उस समय दोपहर हो चुकी थी। भूख के मारे दोनों के पेट में चूहे कूद रहे थे। वहाँ से लंच के लिए वे सीधा एक रेस्टोरेंट में पहुँचे। लंच के समय उनका सारा ध्यान केवल लंच पर ही था। लंच के बाद दोनों आराम करने के उद्देश्य से वापस अपने होटल में आ गए। वहाँ एक टेलीग्राम उनका इंतज़ार कर रहा था। रिसेप्शन के क्लर्क ने उन्हें वह टेलीग्राम दिया। शेरलॉक ने देखा टेलीग्राम इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड की ओर से भेजा गया था। उसने उन्हें बताया था कि वह उस समय न्यू ब्राइटन में था, जहां एक सनसनीखेज न्यूज़ उनका इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने ये भी बताया था कि उनको वहां लाने के लिए एक गाड़ी भेजी जा रही है। शेरलॉक इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड अपना केस जल्दी से जल्दी सुलझा लेने को उतावले हैं, डॉक्टर वॉटसन ने मुस्कुराते हुए कहा और लेस्ट्रेड द्वारा भेजी गई गाड़ी की तरफ इशारा किया जो होटल पहुंच चुकी थी। नहीं, ये केस जितना उसका है उतना ही मेरा भी है। गाड़ी भेजकर वो सिर्फ हमें कोई परेशानी नहीं देना चाहते। उस सनसनीखेज न्यूज़ का संबंध ज़रूर गत्ते के डिब्बे में मिले कटे कानों से होगा। आओ जल्दी चलते हैं। लेकिन हम तो वापस यहाँ कुछ देर होटल में आराम करने आए थे ना। एक डिटेक्टिव हमेशा एक्टिव रहता है वॉटसन। उसकी ज़िंदगी में आराम का कोई पल तय नहीं होता। कभी कभी वही एक पल केस को सॉल्व करने में मददगार सिद्ध हो सकता है। कहते हुए शेरलॉक डॉक्टर वॉटसन के साथ लेस्ट्रेड द्वारा भेजी गई गाड़ी में सवार हो गए। 1.5 घंटे में ही गाड़ी न्यू ब्राइटन में एक झील के किनारे पहुंचकर रुकी। लेस्ट्रेड ने उन्हें देखकर उत्साहित होकर हाथ मिलाया। एक बार फिर उनके चेहरे पर कॉन्फिडेंस की वही चमक उभरी थी जैसी पहली बार क्रोएडॉन में शेरलॉक को देखकर उभरी थी। मेरी समझ में आज तक ये नहीं आया कि ये तमाशाई ऐसी हर जगह क्यों जमा रहते हैं, डॉक्टर वॉटसन ने कहा। झील के किनारे कुछ तमाशाई लोग इकट्ठा थे जो पुलिस की कार्रवाई को बड़ी उत्सुकता के साथ देख रहे थे। शेरलॉक ने बड़ी ही सादगी से जवाब दिया, दुनिया का कोई भी शहर, गांव या कस्बा, हर जगह आपको तमाशाई मिल ही जाते हैं। तमाशाई लोगों का उस घटना से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन फिर भी वे वहाँ जमा ज़रूर रहते हैं। हर तमाशाई चाहता है कि घटना की हर नई बात का उसे सबसे ज़्यादा पता चले और सबसे पहले पता चले, क्योंकि दूसरे से गॉसिप में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को बघार कर वह अपना सीना चौड़ा कर सकता है। वे लेस्ट्रेड के पास पहुंचे तो लेस्ट्रेड ने उन्हें बताना शुरू किया, शेरलॉक, तुम्हें यहाँ बुलाने का कारण ये है कि यहाँ की पुलिस को इस झील में 2 लाशें मिली हैं। उसकी बात सुनकर शेरलॉक ने घूर कर लेस्ट्रेड को देखा, फिर बोला, तो क्या तुमने इनके क्रियाक्रम का इंतजाम करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? शेरलॉक की बात सुनकर डॉक्टर वॉटसन और लेस्ट्रेड का मन हंस पड़ने का हुआ, लेकिन स्थिति की गंभीरता को देखकर वे चुप ही रहे। लेस्ट्रेड ने कवर कर दी गई लाशों की तरफ आगे बढ़ते हुए कहा, मेरा मतलब था कि तुम ये सुनकर उछल पड़ोगे कि इन दोनों लाशों का एक एक कान गायब है। मतलब किसी ने इनकी हत्याएं करके इनके एक एक कान काट लिए हैं। हाँ, यह जानकारी हमारे काम की है, क्योंकि हम पहले से ही मिस सूजन को पार्सल में मिले हुए कटे कानों की इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए हैं, डॉक्टर वॉटसन ने साफ किया। शेरलॉक ने कहा, इन दोनों के खून कैसे हुए ये तो हमें इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही पता लग पाएगा। अगर इन्हें मारकर पानी में फेंका गया होगा तो इनके पेट में झील का पानी नहीं मिलेगा, लेकिन यदि झील में जबरन डुबोकर इन्हें मारा गया होगा तो इनके पेट में झील का पानी भी मिलेगा। तुमने इस बारे में बोट क्लब के इंचार्ज से पूछताछ तो कर ही ली होगी? हाँ, उससे पूछताछ में पता चला कि ये दोनों 3 दिन पहले दोपहर बाद यहाँ आए थे। उन्होंने बोट किराए पर ली और बोटिंग एंजॉय करने के लिए झील में चले गए, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटे। खाली बोट मिलने पर उसने क्या किया? उसने इसे सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि अक्सर थोड़ी देर होने पर लोग एक्स्ट्रा चार्ज देने के डर से बोट वहीं छोड़कर चले जाते हैं। उसने कुछ बताया कि क्या इनके बाद भी कोई और बोटिंग करने के लिए झील में बोट लेकर आया था? हाँ, उसने बताया था कि इन दोनों
कि बोट लेकर झील में जाने के थोड़ी ही देर बाद अधेड़ उम्र और लंबे चौड़े बलिष्ठ शरीर का गंजे सिर का एक आदमी भी बोट किराए पर लेकर झील में गया था, पर वो बहुत जल्दी बोट लेकर वापस आ गया था। शेरलॉक कुछ देर चुप खड़े रहकर कुछ सोचते रहे, फिर वे लाशों को देखने के लिए आगे बढ़ गए। वहाँ खड़े एक पुलिस वाले ने लेस्ट्रेड के इशारे पर लाशों के ऊपर से कपड़ा हटाया। डॉक्टर वॉटसन और शेरलॉक ने सावधानी व सतर्कता के साथ लाशों का बारीकी से मुआयना किया। शेरलॉक को पुरुष की लाश की जेब से ट्रेन के 2 गले हुए टिकट भी मिले। उनका एक एक कान कटा हुआ था, लेकिन पानी में पड़े होने के कारण वहाँ खून के धब्बे नहीं थे। उनमें से एक लाश पुरुष की थी और एक स्त्री की। स्त्री की लाश की शक्ल देखकर शेरलॉक के चेहरे पर कुछ अजीब से भाव आए। वो उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था। इन दोनों के सिर पर हेड इंजरीज हैं। किसी भारी चीज़ से इनके सिर पर वार किए गए हैं। शायद यही इंजरीज इनकी मौत की वजह बनी है। शेरलॉक ने क्लियर किया, फिर बोला, लेकिन यह तय है कि इस लेडी की लाश देखकर मिस सूजन को बड़ा दिमागी झटका लग सकता है। शेरलॉक होम्स ने झील में खड़ी बोट्स की तरफ देखा। बोट्स किनारे पर रस्सियों से बंधी हुई खड़ी थीं। बोट्स में उन्हें चलाने के लिए चप्पू मौजूद थे। लेस्ट्रेड हैरानी से शेरलॉक की कार्य प्रणाली को देख रहा था। शेरलॉक ने सभी बोट्स का मुआयना किया, उनके चप्पुओं को ध्यान से देखा। ये सब करते हुए उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। शायद शेरलॉक सोच रहा था कि हत्यारा कितना भी शातिर और चालाक क्यों न हो, चूक तो कर ही देता है, और शेरलॉक का काम ऐसी चूकों को और भूलों की तलाश करना ही होता है, क्योंकि यदि चूके और भूलें ना हों तो कातिल तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। शेरलॉक, क्या तुम इस केस से जुड़े किसी क्लू को पा गए हो? लेस्ट्रेड इस केस के बारे में और जानने को बेचैन नजर आया। मिस्टर लेस्ट्रेड, एक डॉक्टर रोग के सिम्टम्स जानकर रोग की पहचान तो कर लेता है, लेकिन जब तक फाइनल रिपोर्ट उसके हाथों में ना हो वो रोग को कंफर्म नहीं कर सकता है। इस केस की कई सच्चाइयों को मैं जान चुका हूँ, लेकिन अभी मैं बिना कुछ और सबूतों के अपनी बात को पक्के रूप से आपको नहीं बता सकता। आप मुझे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दें। मुझे उम्मीद है कि शायद मैं उसी वक्त आपको इस केस की सारी सच्चाइयों से रूबरू करवा सकूं। इसके बाद शेरलॉक और डॉक्टर वॉटसन वहाँ नहीं रुके और वहाँ से अपनी गाड़ी द्वारा सीधे हार्बर चले गए, जहाँ आधा पौना घंटा व्यतीत करके वे बाद में सीधे होटल चले गए। उसी शाम उन्हें एल्गर का भेजा हुआ टेलीग्राम भी मिल गया, जिसका शेरलॉक को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था। डॉक्टर वॉटसन समझ चुके थे कि काम एक बार फिर से शुरू हो चुका है और उनका आराम करने का मकसद एक बार फिर से धराशायी होने वाला है। अपने संदेश में एल्गर ने लिखा था, डियर शेरलॉक, आपके कहन अनुसार मैं मैरी के घर गया था, लेकिन उसके घर पर ताला पड़ा था। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि मैरी 3 दिन से घर नहीं लौटी थी। उसका पति जेम्स ब्राउन शिप की अपनी ड्यूटी पर होने के कारण नहीं मिल सका। एल्गर। शेरलॉक को जैसे इसी टेलीग्राम की ही प्रतीक्षा थी। उसने डॉक्टर वॉटसन की तरफ मुस्कुरा कर देखा। एक डिटेक्टिव हमेशा एक्टिव रहता है। उसकी ज़िंदगी में आराम का कोई पल तय नहीं होता। कभी कभी वह एक पल केस को सॉल्व करने में मददगार सिद्ध हो सकता है। डॉक्टर वॉटसन ने जैसे अपने हथियार डालते हुए कहा, आई नो, मैं तैयार हूँ मिस्टर शेरलॉक। शेरलॉक उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। दोनों तुरंत टेलीग्राफ ऑफिस पहुंचे। शेरलॉक ने लेस्ट्रेड को एक टेलीग्राम दिया। शेरलॉक ने उसमें लिखा कि मैरी का पति मिस्टर ब्राउन मेडे शिप पर है। मेडे जैसे ही कल शाम को वापस लौटे, मिस्टर ब्राउनर को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। लेस्ट्रेड को टेलीग्राम देने के बाद शेरलॉक ने निश्चिंतता की सांस लेकर कहा, हाँ, अब हम आराम से डिनर कर सकते हैं और एक चैन की नींद भी ले सकते हैं वॉटसन। अगले दिन उन्हें जैसे ही लेस्ट्रेड का भेजा टेलीग्राम मिला, दोनों पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकल पड़े। लेस्ट्रेड ने शिप से उतरते ही ब्राउनर को अरेस्ट कर लिया था। पुलिस स्टेशन पहुंचने पर लेस्ट्रेड ने उन्हें बताया कि ब्राउनर ने बिना किसी प्रतिवाद के खुद को सरेंडर कर दिया था। शायद वो समझ गया था कि अब खेल खत्म हो चुका है और अब वो अपने जुर्म से जितना इनकार करेगा, पुलिस की उतनी ही यातना उसे झेलनी पड़ेगी। शेरलॉक ने देखा कि ब्राउनर लंबे चौड़े डील डॉल का उसी होली के व्यक्तित्व का गंजा आदमी था जैसा बोट क्लब के इंचार्ज ने बयान किया था। ब्राउनर एक स्टूल पर बैठा था। लेस्ट्रेड ने उनके लिए चाय ऑर्डर कर रखी थी। शेरलॉक ने चाय सिप करते हुए झील में मिली लाशों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी। फिर उसने लेस्ट्रेड के उस गत्ते के डिब्बे को लाने के लिए कहा जो इस केस की अहम कड़ी थे। लेस्ट्रेड ने उस पार्सल को लाकर टेबल पर रखा। अब बारी शेरलॉक की थी। लेस्ट्रेड के साथ ही ब्राउनर भी यह रहस्य जानने की उत्सुकता में था कि आखिर शेरलॉक ने यह केस कैसे क्रैक किया। तो फ्रेंड्स, ये था द कार्डबोर्ड बॉक्स का फर्स्ट पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा, आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।
तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आप सबसे इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।